Hello students, welcome to Happy Kids Classroom. Today we will see the lesson राख की रस्सी for grade 5 हिंदी। तो चलिए देखते हैं राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो लोनपोगार तिब्बत के जो 32वें राजा थे यानी 32nd राजा सोनगवसेन गाम्पो उनके मंत्री थे और वो अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उस उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी लोनपोगार की, लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनको बहुत टेंशन था। किस बात का टेंशन था? देखिए, कारण यह था कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो उनकी चिंता का विषय या टेंशन का विषय क्या था कि उनका जो बेटा था वो बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी बिल्कुल वो होशियार बिल्कुल भी उसको बिल्कुल होशियार नहीं था। कोई भी उसे बुद्धू बना सकता था। इसलिए लोनपो गार को ऐसा लगता था मेरे बाद यानी उनके चले जाने के बाद उनके भोले भाले बेटे का कैसे चलेगा, क्या होगा, कोई उसका फायदा फायदा तो नहीं उठाएगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना है इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो लोनपोगार ने एक दिन क्या कहा, बेटे को 100 भेड़े दे दिए, यानी शीप्स दे दिए और कहा कि तुम इन्हें बेच दो, लेकिन तुम इन्हें लेके जाओ। इन्हें बेचना भी नहीं है और इन्हें मारना भी नहीं है। और जब वापस आओगे तो 100 बोरे जौ के लेके आओगे। ओके। तो जो एक ग्रेन है, ठीक है, वो भी लेके आना है, वरना और ऐसा अगर नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे, क्योंकि पैसे नहीं दिए थे। बस जो ये थे, जो भेड़े थे बस वही थे। तो लोनपोगार के पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो जो कैसे खरीदता। ठीक है। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। वो सोच विचार करने सड़क के किनारे बैठ गया। तभी और लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे 100 जौ के बोरे वापस लेके जाऊंगा, क्योंकि इन भेड़ों को तो मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी उतने में क्या होता है, एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लुनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ठीक है। तो उस लड़के ने क्या क्या उससे पूछा, लुनपो गार के बेटे से, कि क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? तो उसने बता दिया अपनी चिंता का विषय। तो उस पर लड़के ने कहा, इसमें कौन सी इतनी चिंता करने की बात है, मैं इसका सोल्यूशन देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के इस मैं इसका हल निकाल देती हूँ, यानी क्या, मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें दे देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। ये देखिए, लोनपुगार का बेटा और ये भेड़े यानी शीप्स
उनका जो वुल है उसने वो सारा वुल जो है यानी उनके बाल ये सारे उतारे। ठीक है। और वो बाजार में बेच दिए और उनसे उनसे जो पैसे मिले उनसे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे। और फिर वो बोरे लोनपोगार के बेटे को दे दिया और वो वापस चला गया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। लोनपोगार को लगा कि पिताजी वो उसके बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें तो उसके जो भी उसके साथ हुआ उस पे तो ध्यान ही नहीं दिया। वो बस खड़े हो गए और कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब उसके पिता ने क्या कहा कि अभी यह कि जैसे पिछली बार लास्ट टाइम की तरह तुमने जैसे उनके बाल उतार कर वो बाल बेच कर पैसे जमा करके जो के बोरे लाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अब तुम उन्हीं भेड़ों को लेके जाओगे जिनके ऊपर भी बाल नहीं है। हाँ, उनके साथ तुम वापस 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटोगे। ठीक है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। तो एक बार वो वापस शहर चला गया और वही उसी जगह जाकर वो बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसे लगा कि वो लड़की वापस आ जाएगी उसी जगह, और वैसा ही हुआ। ये लड़की वापस आ गई उसी जगह। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे। उसने कहा कि अब अगर मैं 100 जौ के बोरे नहीं लेके गया तो मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो भी ओके। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब इस टाइम उसने क्या किया, क्या किया कि उसने कहा, हाँ एक तरीका है कि हम इनके सींग बेच देते हैं। तो सींग काट के उसने बेच दिए। तो ये जो ऐसे सींग होते हैं इनके, ये जो सींग है ये उसने काट के बेच दिए। ठीक है। और फिर उसमें से जो पैसे मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीदे। 100 बोरे जौ खरीदे और लोटको घर के बेटे को वो सौंप कर वो उसे वापस भेज दिया। भेड़े जो भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब क्या हुआ, जब वो भेड़े और जौ के बोरे पिता के पास लेके गया तो लोनपोगार ने क्या कहा कि लोनपोगार के बेटे को लगा कि अब तो खुश हो जाएंगे पिताजी। लेकिन लोनपोगार के पिताजी ने क्या कहा इस समय कि तुम एक काम करो, उस लड़की से तुम अभी वो बहुत होशियार है ना, तो उससे जाके कहो कि 9 हाथ लंबी, 9 हाथ, 9 टाइम्स, 9 हाथ लंबी राख की 9 हाथ लंबी राख की रस्सी उसने बनानी है। ओके। तो उनके बेटे ने भी लड़की के पास जाकर पिता को वो संदेश दे दिया कि तुमने पिता ने कहा है कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर चाहिए। लड़की ने एक शर्त रखी, लेकिन इस टाइम लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने कहा कि तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी, ये मेरी शर्त है, तभी मैं वो रस्सी बनाऊंगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। तो लोनपोगार को लगा ऐसी राख राख से कैसे रस्सी बनाई जा सकती है। वो तो मैंने उसको ऐसी उसकी चालाकी या उसकी होशियारी देखने के लिए कहा है। तो चलो उन्होंने भी फिर मान लिया।
लड़की भी होशियार थी, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उनको लगा लड़की ऐसा कर ही नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा। तो लड़की ने क्या किया, 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर पे रखा, हाँ, और उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई, लेकिन उसके आकार की वहां पे जो राख है वो वैसे की वैसी रही। इसे वह सील समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लड़की भी होशियार थी, उसने वो वैसे ही पत्थर उठाया और जिस पे वो राख की रस्सी बनी हुई थी, और उसे उसे लोनपुगार के पास लेके गई और कहा कि अब ये पहनो। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वो तो लोनपुगार देखिए चकित हो गए, ही वॉज सो सरप्राइज्ड। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। देखिए वो राख है, तो उसको हाथ लगा के तो वो टूट जाएगी या हाथ से गिर जाएगी। तो उन्हें पता था कि ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है कि तुम अगर राख की रस्सी ऐसे उठाने जाओ तो ऐसे ऐसा करना ही मुश्किल है, क्योंकि वो हाथ से छूट जाएगी या टूट जाएगी, उसे पहन ही नहीं सकते। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धैर्य रह गई। तो लड़की इतनी ज्यादा समझदार थी, चालाक नहीं, वो समझदार थी, अच्छी थी, समझदार थी। तो उनके सामने लोनपोगार ने अपनी लोनको लोनपोगार की चालाकी नहीं चली, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना क्या वक्त गवाए, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़के के सामने रख दिया कि तुम उस मेरे बेटे से शादी करोगी क्या। तो शायद लड़की ने हाँ कर दिया, धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लड़की ने हाँ कहा, देखिए लड़की ने हाँ कहा और लोनपोगार के बेटे की उसके साथ शादी हो गई। ठीक है, तो ये था, ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो देखिए एक्सरसाइज देखेंगे हम। भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो उसके दो क्वेश्चन हैं। तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो लुनफोगार किन किन बातों की वजह से परेशान होते थे। अम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लोनपोगार को हमेशा लोनपोगार का बेटा बहुत ही भोला भाला था। तो वो इसलिए चिंतित होते थे या इसलिए सोचकर परेशान होते थे कि उनको ऐसे लगता था कि मेरे बच्चे का मेरे बाद में कैसे होगा, क्योंकि बहुत ही भोला है और अम, कोई भी उसे फंसा सकता है। और वो अपनी जीवन फिर कैसे जिएगा अगर उसके पास क्योंकि वो भोला है, वो पैसे नहीं कमा सकता और कोई उसे ऐसे ही फंसा सकता है। और कोई उससे कोई लड़की शादी करेगी या नहीं। तो ऐसी ऐसी सारी चिंताओं से की वजह से वो परेशान होते थे। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अच्छा, तो मैं अगर तिब्बत के मंत्री की जगह होती, अगर आप लड़का हो तो ऐसे लिखेगा, मैं अगर तिब्बत के मंत्री की जगह होता। हाँ, जैसे इन्होंने लड़की के लिए प्रश्न पूछा है तो लड़की ऐसे मैं आंसर देती हूँ, लड़कों ने ऐसे देना है। ठीक है, तो तुम तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अगर मैं तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो मैं पहले तो उसे पढ़ाती लिखाती और फिर उसे दुनियादारी की बातें समझाती। इसकी वजह से वह समझदार बनता। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप। उनका बेटा भोला था और उसे थोड़ा सा होशियार या समझदार बनाने के लिए उन्होंने उसे शहर भेजा था, ताकि शहर जाके उसे थोड़ी समझदारी आए, इसलिए उसे उन्होंने शहर भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा।
तो मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं और पढ़ाई लिखाई करने की वजह से थोड़ी ज़्यादा समझदारी उनमें आ जाती है, होशियारी उनमें आ जाती है। इसलिए उनसे यह बातें वो सीख कर खुद भी थोड़ा होशियार और समझदार बनेगा और अपनी ज़िंदगी आसानी से जी पाएगा। इसलिए उन्होंने वो थोड़ा समझदार और होशियार करने के लिए उसे समझदार और होशियार करने के लिए उसे शहर की तरफ भेजा। ठीक है। तुम्हारे घर में घर के बड़े लोगों ये जो वाला ग वाला क्वेश्चन है वो आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए। जो एक तरह का अनाज है जिसे कोई जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो और कौन से अनाज आप यहाँ पे लिख सकते हो? गेहूं है, जौ है, उन्होंने दिया है। तो और कौन से? बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, चना है। ठीक है। गेहूं और नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीन शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, संज्ञा पहले तो संज्ञा क्या है? किसी भी जगह का या व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा संज्ञा होता है। उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जैसे गेहूं है तो वो एक ही अनाज के बारे में बोल रहा है, या जौ है बस एक ही अनाज के बारे में, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक क्या है? अनाज। अनाज क्यों जातिवाचक? क्योंकि अनाज में गेहूं भी आता है, जो भी आता है, बहुत सारे अनाजों के बारे में वो बोलता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो ये दोनों में से ये दोनों का डिफरेंस है। ओके। तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो जो ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सी है? तो हमें ये वर्गीकरण करना है। तो देखिए, लेह, लेह एक जगह का नाम है। तांबा, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। लेह, तांबा धातु का नाम है, लेह जगह का नाम है, शेरवानी और खिचड़ी, ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। ये चार जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और धातु जिसे हम लोग अलग कलर से करते हैं, चलो, धातु, शहर, भोजन और वेशभूषा, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, अभी ये जो हमने जातिवाचक संज्ञा चारों है के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो धातु जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा तीन तीन कौन सी आएगी? तो पहले तो है धातु में क्या आएगा? धातु के अंदर क्या क्या आ सकता है? लोहा, सोना, चांदी। ठीक है। शहर के अंदर क्या आ सकता है? मुंबई, पुणे, नागपुर। भोजन में दाल, रोटी, सब्जी। वेशभूषा में कमीज, कमीज या शर्ट, पैंट या साड़ी। ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं।
ये तुम से मैं सवा से ये आपको अपने आप से करना है, बहुत इजी है। ओके। सिंह और जो पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो जो भेड़ों के बाल है उससे ऊन या स्वेटर जो है या ऊन के जो कपड़े होते हैं वो बनाए होंगे। ठीक है। और जो सींग है उनसे सजावट की जो वस्तुएं हैं या चीजें हैं बनती है, तो वो बनाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? चैन से जिंदगी चल रही थी। तो इस इसका अलग तरीके से कैसे बदल? ये जिंदगी तो चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसका कैसा होगा? आराम से जिंदगी चल रही थी। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। यानी वो जरा भी जरा भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इसका हल निकाल देती हूँ का क्या हो जाएगा? मैं इसका उपाय निकाल देती हूँ। ठीक है। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी कोई काम नहीं आई। ठीक है। तो ये उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, नुनपुगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक और होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो होशियार और चालाक में क्या फर्क है? जो होशियार होता है वो चालाक भी होता है? नहीं। होशियार जो होता है वो इंटेलिजेंट, और चालाक जो होता है वो चालू। ठीक है। यानी होशियार जो लोग होते हैं वो दूसरे की मदद भी करते हैं, दूसरे को फंसाते नहीं है, लेकिन चालाक लोग जो है वो दूसरे को फंसा सकते हैं। ये उसमें मेजर डिफरेंस है, क्योंकि बुद्धिमत्ता दोनों के भी पास होती है, लेकिन होशियार लोग उसे अच्छी चीज़ों के लिए उसका यूज़ करते हैं, और चालाक लोग उसको दूसरे को शायद फंसाने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो। तो भोला और बुद्धू में क्या फर्क है? भोला है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुद्धू है। ठीक है। भोला है यानी अच्छा है, सिंपल है। भोला है यानी डिसेंट है। ठीक है। और बुद्धू है यानी यानी लेकिन भोला होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है। बस दिमाग है, लेकिन जो बुद्धू है उसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है। ये उसमें से फर्क डिफरेंस है। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? ठीक है। नेक्स्ट ये था कि लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान। लड़की को तो मैं समझदार भी कहूँगी और बुद्धिमान भी, लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा कहूँगी कि उसने जो ये थे लोनपोगार जो इतने बुद्धिमान थे, जो फेमस थे सब जगह कि वो बहुत ही प्रसिद्ध थे कि वो बुद्धिमान थे, उनको भी उसने उनकी चालाकी को भी उसने मात दे दी। ठीक है। इसलिए मैं कहूँगी कि वो लड़की बुद्धिमान थी। ठीक है। ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि कोई मैं और लेसन जल्दी से करूँ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब and like my channel Happy Kids Classroom, and do press the bell icon next to it. Thank you.